दोस्तों नमस्कार। क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है? ये सवाल आज देश के अधिकांश लोगों की ज़ुबान पर है और इसकी वजह ये है कि देश में पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बड़ी ही सफलतापूर्वक चल रही है। कई अहम फैसले लिए गए हैं और इस बार के चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस कुछ पिछली बारों की तरह नहीं रह पाया और जो बहुमत का आंकड़ा मैजिक फिगर जिसको कहते हैं, पास मार्क जिसको कहते हैं 272 उससे भी पीछे रह गई बीजेपी। 32 सीटें 240 पर सिमट गई। ज़ाहिर-सी बात है इसके बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है पार्टी के अंदर ही। पार्टी की जो सबसे बड़ी हार हुई है बीजेपी की, वो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हुई है, जहां 70 सीटें आने का अनुमान था। 80 में से 60 तक भी सिमट जाती तो भी बात बनती, लेकिन पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर आ गई। समाजवादी पार्टी कहीं आगे निकल गई और बीजेपी सिर्फ 80 में से 33 सीटों पर सिमट गई। बंगाल में भी वैसे नुकसान हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करना ज़्यादा दीगर है यहाँ पर, क्योंकि उसकी बड़ी व्याख्या हो रही है, समीक्षा हो रही है और इस व्याख्या समीक्षा में एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। योगी जी को हटाए जाने की बात हो रही थी, केशव प्रसाद मौर्य खड़े हो गए थे, उनके सामने जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया था, हालाँकि बताए जाने की क्या ज़रूरत थी, सबको मालूम है। लेकिन 2 खेमों में पार्टी बँट गई थी और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर ये कहा जाने लगा था कि 4 ध्रुव हो गए हैं, एक मुख्यमंत्री योगी नाथ जो स्वयं प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरा केशव मौर्य और उनके ग्रुप, तीसरा ब्यूरोक्रेसी एक अलग ध्रुव की तरह काम कर रहा है और चौथा जो वहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, वो भी एक ध्रुव है। तो बीजेपी में 4 स्तंभ हो गए हैं पार्टी चलाने के लिए और सरकार चलाने के लिए उत्तर प्रदेश में। इन सब चीज़ों के बीच में चुनाव के बाद जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनका भी एक बयान आया था कि किस तरीके से अहंकार नहीं होना चाहिए लोगों में और बीजेपी को ख़ास तौर पर बिना किसी का नाम लिए उन्होंने ये बताया था कि विपक्ष को भी साथ लेकर चलना चाहिए। तो हमारा आज की जो हमारी चर्चा है, उसका सीधा सवाल ये है कि क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या जो एक उफ़ान आया था, वो थम चुका है? या अभी जो चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, इन सब के बाद एक बार फिर पार्टी में कुछ उथल-पुथल होगी और एक बयान आया है मोहन भागवत का कर फिर और वो बड़ा टारगेटेड लग रहा है। उस बयान को हम पढ़ेंगे, लेकिन आज की चर्चा में जो ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं, वो हैं विशाल दहिया। विशाल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और देश की राजनीति पर बहुत ही बारीक नज़र रखते हैं। हम आपके साथ बात करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद हर्ष जी। आपने इंट्रो सुना आपने और आपने भी देखा, ये महसूस किया होगा कि किस तरीके से बीजेपी के अंदर थोड़ी-सी मार-काट मची हुई है। एक तो दूसरे नंबर पर कौन है मोदी के बाद इसको लेकर, दूसरे हिंदू हृदय सम्राट मोदी कहे जाते थे, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट योगी कहीं उनसे आगे निकलते देख रहे हैं हिंदुत्व के राह पर। अभी आपने उनके कुछ फैसलों को भी देखा होगा कि किस तरीके से ठेले वालों को अपनी दुकानों पे अपना नाम लिखना होगा। तो पहले एक त्वरित टिप्पणी आपसे मैं कर लूँ, उसके बाद मैं आता हूँ मोहन भागवत के ताज़ा बयान पर, जो चुनाव के बाद दूसरी बार आया है और ये बयान उन्होंने झारखंड की अपनी यात्रा के दौरान दी है और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही टारगेटेड है प्रधानमंत्री पर। उस बयान पर आऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग बयान है। लेकिन उसके पहले आपसे ये सवाल है कि क्या बीजेपी के अंदर सब ठीक चल रहा है? कुछ उथल-पुथल थी, क्या वो अभी सँभल गया है, सुलह हो गई है और आने वाले दिन में फिर आप महसूस कर रहे हैं कि उथल-पुथल होगी? देखिए मैं आप जो दूसरा सवाल पूछना चाहते हैं वो और जो पहला सवाल आपने पूछा है वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो कोशिश करता हूँ कि दोनों का जवाब क्योंकि एक के बाद एक जुड़ा हुआ होगा तो वो दोनों बात की जाए। लेकिन आपने पहला सवाल पूछा कि क्या उथल-पुथल खत्म हो गई है? क्या जो कुलबुलाहट थी, भीतरी कुलबुलाहट वो अब समाप्त हो गई है? तो सीधे तौर पे इसको इस तरह से समझना चाहिए हर्ष जी के जो पार्टी लगातार 10 साल से केंद्र में सत्ता में हो और उसने अपने लिए एक टारगेट तय किया हो एक चुनाव में और उस टारगेट से वो कहीं बहुत पीछे रह जाए, तो एक कुलबुलाहट होनी पार्टी के भीतर लाज़मी है। जो कार्यकर्ता है उनका निराश होना लाज़मी है।
कुछ नेताओं का भी निराश होना लाजमी है, और कहीं दबी जबान में ही सही लेकिन अपनी बात सामने रखने की कोशिश करना भी जरूर की जाएगी। और वो कोशिश हमने देखी भी पिछले लगभग 4-5 हफ्तों में। इस तरह के बयान, चिटपुट बयान दाएं बाएं से जरूर आए, लेकिन यहाँ एक बात समझने की बहुत जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी में जिसे इंटरनल डिसिप्लिन कहा जाए या अनुशासन कहा जाए, वो इस वक्त जो पिछले 10-12 साल में है उसे अपनी चरम सीमा पर देखा जा सकता है। उसके कारण कोई भी मान सकते हैं, कई विश्लेषक उसको कारण कहेंगे कि नहीं, छूट नहीं है बोलने की, कोई विश्लेषक किसी और तरीके से उसको ले सकता है। लेकिन इससे एक बात साफ है कि इससे पहले भी हार हुई बीजेपी की, राज्यों के चुनाव में भी हुई, कई राज्यों के चुनाव में हार हुई, उत्तर में भी हार हुई, दक्षिण में भी हार हुई, लेकिन उस तरह के बयान सामने निकल कर नहीं आए। कहीं कहीं आपने देखा कि जहां राजनीतिक जो जिसे हम क्षत्रप कहते हैं या रीजनल लीडर्स कहते हैं, वहां भी केवल एक दो ही बार ऐसा हुआ कि कुछ बातें कही गई, जैसे कि येदियुरप्पा की तरफ से जो है कर्नाटक में कभी कभार ऐसे स्वर सुनने को जरूर मिले, लेकिन बाकी बयान नहीं आए। तो इसका आकलन कैसे लगाया जाए? इसका आकलन क्या केवल स्पेकुलेशन के तौर पर लगाया जा सकता है कि फलाने फलाने से मिलने गए तो उसका क्या मतलब निकाला जाए, कि उनको अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया मिलने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को, तो उसका क्या मतलब निकाला जाए, कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं तो क्या इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या ये मतलब निकाल लिया जाए? इन सब स्पेकुलेशन से थोड़ा सा अलग हटके और थोड़ा सा लार्जर पिक्चर पे सोचना होगा, जहां पर आता है आपने जो दूसरी बात का जिक्र किया, वो यानी कि वो संगठन जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच एक खास रिश्ता है। आरएसएस का कहना है कि वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करती भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक मामले हैं उनमें, या भारत में जो सरकार है जो कि रूलिंग पार्टी है उसके मामलों में। लेकिन जो बयान आते हैं उधर से वो बहुत इंडिकेटिव होते हैं, और उनको ऐसा माना जाता है और ऐसा दिख भी रहा है कि पार्टी में भी बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो आपने एक बयान का जिक्र किया, मैं कहता हूं कि आप थोड़ा सा एक महीने की तरफ चले जाइए। आपने एक दो बयानों का जिक्र किया, केवल एक दो नहीं, लगभग 4 से 5 बयान आए हैं जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत उनकी तरफ से, जिसमें एक बार उन्होंने कहा कि सेवक को अहंकार नहीं करना चाहिए, एक बार उन्होंने कहा कि जो जनता ने जो फैसला दिया है उसे सर माथे रखना चाहिए, एक बार उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान गरिमाओं का ध्यान नहीं रखा गया, मणिपुर के मसले पर भी इशारों इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कहा, और अभी हाल फिलहाल में जो बयान आया है वो तो उसे उसका इंटरप्रिटेशन विपक्ष की तरफ से, और खासतौर पे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बयान मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ विशाल, मैं वहीं आ रहा हूँ, और इसीलिए ये मेरा सवाल आपसे था कि क्या बीजेपी के अंदर अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि आरएसएस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और जो बीजेपी के टॉप लीडरान हैं आज की तारीख में, कभी ना कभी वो संघ के सदस्य थे, आज भी हैं, और उन्होंने उसके लिए काम किया है बहुत, चाहे वो नरेंद्र मोदी रहे हों या नितिन गडकरी रहे हों या योगी रहे हों, ये लोग करते रहे हैं काम। मोदी जी ने तो खैर बहुत लंबे समय तक किया है, बहुत सफलतापूर्वक काम किया है, लेकिन ऐसे में मोहन भागवत का ये बयान पढ़ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस चुनाव में मोदी जी भी बोलते बोलते कई बार होता है कि आदमी जानबूझकर कुछ नहीं बोलता है, सोच कुछ रहा होता है, वो संदर्भ कहीं कुछ और होता है, बोल जाता है। पहले भी कई बार उन्होंने ऐसी बातें की हैं, जैसे कभी उन्होंने कहा कि नाले के किनारे गैस से कैसे चाय बन जाती है, या कभी आपको ध्यान होगा कि उन्होंने बोला होगा कि बादलों से किस तरीके से हम रडार से बच जाते हैं। तो इस पे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि संदर्भ कुछ और होता है। कई बार आदमी लाइटर वेन में कुछ चीजें कहता है, कई बार समझाने के लिए कुछ कहता है, हर बात हालांकि इन सब बयानों का जिनका आपने जिक्र किया वो लाइटर वेन में कहीं नहीं कहे गए थे। वो नहीं, ठीक है, लेकिन संदर्भ की बात होती है विशाल, क्योंकि हमारी आपकी भी बात जो आम जनजीवन में आदमी बोलता है, ठीक है वो प्रधानमंत्री है, लेकिन एक आम आदमी भी है, उसकी हर बात का अगर इतनी ज्यादा मीन मेक आप कोई भी निकालेगा तो हो सकता है कि उसमें बहुत बातों से बात निकले। बहरहाल हम आते हैं कि अभी जो मोदी जी ने कहा था कि कई बार तो उन्हें लगता है कि वो बायोलॉजिकल है ही नहीं, नॉन बायोलॉजिकल है,
और उनसे सब काम कराया जा रहा है, कोई एक ताकत है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर बुद्धा को आप पढ़ेंगे या समझेंगे, तो आप अपने अंदर भी वो शक्ति पा सकते हैं। हो सकता है कि वो शक्ति मैं भी अपने आप में पाता हूँ कभी-कभी, कि भई मुझे लग रहा है कि एक शक्ति है, उसको सिर्फ़ महसूस करने की बात है। लेकिन बहरहाल, अब चूँकि जनता है और नॉन बायोलॉजिकल कह दिया और वो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी बात दूर तलक जाती है। तो मोहन भागवत साहब ने इसमें जो कहा वो बड़ा टारगेटेड मुझे लग रहा है। आप बताएं है कि नहीं, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। इस बार मोहन भागवत के बयान से जो हंगामा मचा है, उसमें मोहन भागवत ने कहा है कि मानव होने के बाद कुछ लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं, फिर वो देवता, और फिर भगवान, और फिर विश्व रूप बनना चाहते हैं। यहां तक उन्होंने कहा। हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन ये विश्व रूप, भगवान, देवता, सुपरमैन, आपने ठीक कहा, जयराम रमेश कांग्रेस के, उन्होंने इसको उठा लिया और इस सिक्को को इतना उछाल दिया कि सीधा मोदी जी को ही उन्होंने टारगेट कर लिया कि देखिए आपने ये बोला, अब आपको ये बोलना। गिवन दीज सर्कमस्टांसेस सिचुएशन में, जबकि एक तरीके से आपने देखा कि नितिन गडकरी भी थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं अपने बयानों से, योगी यहाँ बना के रख रहे हैं, महाराष्ट्र में बाकी क्या हो रहा है पार्टी के अच्छे प्रदर्शन नहीं करने के बाद, हरियाणा में भी आपने देखा, हमने चर्चा की किस तरीके से बीजेपी ने जाटों से दूरी बनाई और उसको वहां नुकसान हुआ, किस तरीके से नए लीडर्स आ रहे हैं और पुराने लीडर थोड़े से खफा हो जा रहे हैं जिन्होंने दशकों दिए हैं पार्टी को। ऐसी स्थिति में, और इनका जो भागवत साहब का बयान है, इसको देखते हुए क्या आपको लगता है, आपसे मेरा सीधा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी पर चौतरफा एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसी का पार्ट बी क्वेश्चन ये है कि क्या ये दबाव उनके लिए भी है जिसको मोदी जी ने अपने पास रखा हुआ है, बहुत करीब रखा हुआ है, और चाणक्य लोग कहते हैं उनको? देखिए, सीधे तौर पर हर्ष जी, और ये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि अगर आपके नेतृत्व में सफलता मिली और सफलता का ताज आपके सर पर रखा गया, तो जब आपके ही नेतृत्व में वैसी सफलता नहीं मिलेगी जिसका अनुमान लगाया जा रहा था या जिसकी अपेक्षा की जा रही थी, तो उस असफलता का ठीकरा भी आप ही के सर फोड़ा जाएगा। ये देर में होगा या सबेर में होगा, थोड़ा सा देर लगेगी, कोई दबी जबान में कहेगा, कोई इशारों में कहेगा, लेकिन लोग कहेंगे जरूर। अब आते हैं, आपने भागवत जी के बयान की बात की, तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से बयान आते हैं या लेख आते हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ने और समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी कि सीधा हमला या नाम लेकर हमला कभी संघ की तरफ से नहीं किया जा सकता। अपनी नहीं होता है, अपनी पार्टी तो छोड़िए, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी हो तो छोड़िए, जब वो अपने आलोचकों की बात करते हैं तो उसमें भी नाम लेकर नहीं कहते, बहुत वो सटल है। घुमा फिराकर या फिर इशारों में कई बात कही जाती है जिसके फिर अर्थ निकाले जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आरएसएस का माउथपीस है, एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर, उसमें एक लेख भी छपा था। उस लेख में भी आलोचना हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। किसी नेता की आलोचना नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन लेख में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना हुई, जिसमें साफ लिखा गया कि 400 का आपने टारगेट दिया, तो और उसके बाद जब हम पीछे रह गए हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जब पीछे रह गई है तो उसका असर दिखना लाजमी है। तो ये सीधे तौर पर इशारे हैं, लेकिन इशारे साफ हैं। इसका एक दूसरा बड़ा दिलचस्प पहलू है, क्योंकि हम राजनीति की बात कर रहे हैं, और वो दिलचस्प पहलू ये है कि वो विपक्षी दल जिसने पिछले कई दशकों से, और खास तौर पे पिछले दशक में, तो जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है, अपनी सारी राजनीति संघ के खिलाफत करने में लगाई है। उनके बड़े नेताओं ने, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, उन्होंने अब संघ के प्रमुख के ही बयान का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री को घेरने के लिए। तो ये राजनीति अपने आप में कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, ये देखिए कि आप उनकी आलोचना करते करते उन्हीं के बयान को लेकर, जो आपका मुख्य विपक्षी है राजनीति में, आप उसकी आलोचना में शामिल हो गए। तो ये मौका कोई नहीं चूकना चाहता। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर सफलता का श्रेय आपको मिला है तो असफलता का ठीकरा भी आप ही के सर फूटेगा। कहीं विपक्ष संघ की शरण में न चला जाए। अगर संघ से ऐसे ही बयान आते रहे संगठन से, भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं को लेकर अपरोक्ष रूप से,
तो कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है वो शंगम शरणम न हो जाए, क्योंकि अभी इस्तेमाल करना शुरू किया है। बाद में कोई नहीं जानता कि वो संघ की तारीफ करने लगे कि देखिए वो होता है ना कि जो आपका सबसे प्रमुख विरोधी है, विपक्ष है, दुश्मन है, उसका जो दुश्मन है वो आपके लिए दोस्त के समान हो जाता है। देखिए, तो बहरहाल जिस तरह के तेवर अभी अब कांग्रेस पार्टी के जो हाल फिलहाल नेता हैं और खास तौर पे नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, अगर उनके तेवरों की बात करें, उनके बयानों की तरफ देखें तो इसकी संभावनाएं तो बहुत कम लग रही हैं, लेकिन जैसा कि हर बार कहा जाता है कि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। आज की तारीख बिल्कुल। में आज की तारीख में ऐसे नेता जिनको कि कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता था, वो आज की तारीख में जो सत्ताधारी दल है और कांग्रेस का जो मुख्य विरोधी है बीजेपी, उसमें बैठे हैं। जी, कई नेता हैं। कई नेता ऐसे हैं जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते, और इसका वाइस वर्सा भी है। कई लोग इधर से इधर भी आए हैं, हालांकि बीजेपी ज्वाइन करने वालों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनके पास एक वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग मशीन भी है, और दोनों एक ही कंपनी की है। लेकिन बहरहाल कुल मिलाकर जो बीजेपी की अभी स्थिति रही, जो उत्तर प्रदेश में 2-3 दिन से चला, योगी ने अपने फैसलों से और अपने कॉन्फिडेंस से, मुझे लगता है विशाल, की ये साबित कर दिया है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में उनका कोई विकल्प है नहीं। बाकी जगह आप देखें, क्योंकि आने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव और 2027 में होने वाले उपचुनाव भी, क्या आपको नहीं लगता कि अब सीधे योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, और वहां से जो उनका विरोधी खेमा हो चुका है, उप मुख्यमंत्री वहां के मौर्य साहब और उनका दल, वहां से बाहर होगा? ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, पार्टी क्या करेगी और क्या फैसले लेगी वो अलग बात है, लेकिन सीधे तौर पर एक चीज जो साफ दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है, जैसा कि आपने कहा कि एक तरह की चुनौती जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व को मिलती दिखाई दे रही थी, वो शायद हाल फिलहाल तो टल गई है। अब उनके कारणों में अलग तरीके से जाया जा सकता है कि क्या संघ की तरफ से, जिसे हम नज कहते हैं, क्या वो नज आया है? क्या जो उनके विरोधी थे पार्टी में, वो उतना समर्थन नहीं जुटा पाए कि उनको किनारे किया जा सके। लेकिन अब जो 2 ढाई साल के आसपास का समय बचा है और उसको लेकर जिस तरह से एक हमने पिछले कार्यक्रम में जो चर्चा की थी कि योगी आदित्यनाथ ने स्टीयरिंग अपने हाथ में थाम लिया है। अब देखना ये है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनका जो तालमेल है, वो केवल जो अभी जो अनुमान लगाए जा रहे हैं या जो आकलन लगाए जा रहे हैं कि अभी केवल बाहर कैमरों के लिए दिखाई देता है, क्या वो कैमरों पे ही बना रहेगा? क्या वो जो अंदरूनी रणनीति जिन कमरों में बैठकर बनती है, वहां कौन किसको ट्रम्प कर सकता है? ट्रम्प मतलब डोनाल्ड ट्रम्प नहीं, लेकिन ट्रम्प एक दूसरे के ऊपर कौन हावी हो सकता है, वो भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। विशाल, और अगर अभी बात करें, 2 ढाई साल एक लंबा समय भी होता है हर्ष जी। लंबा अभी हाँ, केवल आधी ही अब टर्म पूरी हुई है उत्तर प्रदेश की सरकार की, तो एक लंबा समय होता है और उस लंबे समय लेकिन में कई समीकरण बदलते भी हैं। लेकिन अगर अभी योगी ने लीवे ले लिया और एक बार वो आ गए, और जिस तरीके से उनके तेवर अभी दिख रहे हैं, खास तौर पे आपने देखा कि उन्होंने एक आदेश पारित करवाया सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से, कि हर ठेला वाला अपनी दुकान के आगे जो बेचता है अपना नाम लगाएगा, ताकि सीधा मामला है, ताकि लोगों को पता रहे कि वो किस जाति से है, वो किस समुदाय से है, लोगों को इसकी जानकारी। उस तरह के फैसले से लेके एक वर्ग के बीच में तो उनकी एक बहुत बड़ी पकड़ हो गई है, चाहे वो ध्रुवीकरण ही क्यों नहीं हो, लेकिन एक बड़े वर्ग के बीच उनकी एक पहचान है। तो शायद योगी को अभी हटा पाना, तो मुझे लगता है कि मुश्किल है, और ये सोच बदल जाएगी। लेकिन बहरहाल अभी 2.5 साल का समय भी है। अगर आपसे बात करें चलते चलते, हम चूंकि बीजेपी की बात कर रहे हैं, और बीजेपी की कमान इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है, और यूपी की काफी हद तक हम मान लेते हैं कि योगी के हाथ में भी है, लेकिन यहाँ भी राष्ट्रीय योगी अध्यक्ष अभी भी जेपी नड्डा ही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही हैं। और जहां तक मेरी जानकारी में, मेरी मालूमात है, योगी जी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अब पॉलिटिकल कंपल्शंस अलग हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के साथ जुड़े लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे चलते चलते बात करूं कि आने वाले समय में या सालों में मोदी जी की क्या खास चुनौतियां रहने वाली हैं, तो आप क्या कहेंगे? कोई 2-4 अगर आपको लग रहा हो।
राजनीतिक तौर पर मुझे लगता है सबसे बड़ी दो चुनौतियां उनके सामने रहने वाली हैं। एक को मैं मानता हूं कि ज्यादा मुश्किल उनको लिए नहीं होगा या होगा, ये आकलन करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही चुनौतियां ऐसी हैं जो कि उनके लिए शायद जो उनका राजनीतिक जीवन है और खासतौर पे नेतृत्व के तौर पे जो उन्होंने राजनीति में जीवन अपना दिया है, उस कार्यकाल के हिसाब से उसका अगर आकलन करके देखें तो थोड़ी सी मुश्किलें जरूर दिखती पड़ रही हैं। पहला तो ये कि पार्टी के अंदर अगर अंदरूनी कोलाहल है, अगर कुलबुलाहट है, तो उससे कैसे पार पाई जाए। जो विरोध के स्वर अगर उठ भी रहे हैं तो उनको कैसे मनाया जाए या उनको कैसे रखा जाए, साथ लेके भी चला जाए, उनको जो है किस तरह से बने भी रहने दिया जाए अपने पद पे। क्योंकि वो एक छत्र नेतृत्व वाली जो बात है वो हमने गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी देखा, पिछले 10 साल जब वो प्रधानमंत्री रहे हैं देश के तब भी देखा। हालांकि वो सबको साथ लेकर चलते हैं, ऐसा पार्टी का कहना है और ऐसा सरकार में उनके सभी सहयोगियों का कहना है, लेकिन एक व्यक्तित्व जो है उनका, उस व्यक्तित्व में एक बदलाव, और यही चीज जो आपकी गठबंधन की राजनीति है उसमें भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी तक वो सफल रहे हैं, पिछले 2 महीने 3 महीने का अगर देखा जाए हिसाब किताब, क्योंकि सरकार, उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, सहयोगियों के साथ उनको सरकार बनानी पड़ी। तो सहयोगियों के साथ बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने बिना किसी ज्यादा खींचतान के, जिस तरह की हमने गठबंधन की राजनीतियां देखी हैं, सरकारें देखी हैं, आपने भी देखी हैं कि लगातार एक बंगले से दूसरे बंगले में गाड़ियों और नेताओं का आना जाना लगा ही रहता है, और सरकार बनाने में जहां दिनों को छोड़िए हफ्तों का भी समय लग जाता है, इस बार वो सरकार बनाने में उतना समय नहीं लगा, तालमेल बेहतर दिखाई दिया। अब जब बजट पेश होने वाला है तो किस तरह की जो गठबंधन की राजनीति है उसके जो कंपल्शन होते हैं उनको कैसे डील किया जाएगा, तो वो शॉर्ट टर्म में तो सब सही होता दिख रहा है, मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में वो क्या असर दिखेंगे, उसके किस तरह से वो उन चीजों को संभाल पाते हैं। और दूसरा इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में चुनाव होगा, हरियाणा में चुनाव होगा, तो जो राज्यों में चुनाव होंगे वहां क्या रणनीति रहेगी, अगर वहां राज्यों में पार्टी को सफलता उस तरीके से नहीं मिलती है, भारतीय जनता पार्टी को, तो उसके असर क्या होंगे और उनको वो किस तरह से हैंडल करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण। तो विशाल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं आपसे बातचीत के बाद कि जो नरेंद्र मोदी की चुनौतियां हैं आने वाले समय में, उसमें सबसे बड़ी चुनौती नंबर 1 है कि पार्टी को एकजुट रखना, पार्टी नेताओं को एकजुट रखना, राज्यों को एकजुट रखना और संगठन के स्तर पर जनता से जुड़ना, ताकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है वहां जीते। चुनौती नंबर 2 उनका जो है, उनके गठबंधन के दूसरे दल हैं, जेडीयू है बिहार में और खास तौर पे टीडीपी है आंध्र प्रदेश में, कि किस तरीके से उनकी बातों को माना भी जाए, लेकिन एक सीमा से बाहर ऐसा ना हो जाए कि उनकी बातें मानने की नौबत आए, तो उनको एक बैलेंस करके चलना। तीसरी बड़ी चुनौती मुझे जो लगती है वो ये है कि जो रोजगार का मुद्दा है, जो देश में बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं, उनको किस तरीके से रोजगार में परिवर्तित करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, क्योंकि रोजगार मिलेगा तो स्पेंड बढ़ेगा और जब स्पेंड बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी और जो 2047 विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है उसमें हम तेजी के साथ पहुंचेंगे। तीसरी बड़ी चुनौती ये है। और चौथा जो है, मुझे लगता है कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री है, जहां अक्सर कुछ कुछ बातें होती रहती हैं कि अंदर से चरमराई अर्थव्यवस्था है या जो शेयर मार्केट है वो केवल एक बुलबुला है। तो बहरहाल ये दोनों दो चीज है, लेकिन इकोनॉमी को संभालना, बेरोजगारी के मुद्दे को रखना, अपने सहयोगी दलों को संभालना और अपने दल में एक मत स्थापित करना और पार्टी को आगे लेके चलना, ये 4 बड़ी चुनौती जी बिल्कुल, राजनीतिक चुनौतियां ये 2 हैं। उसके अलावा अगर गवर्नेंस, पॉलिसी और इकोनॉमी की बात करें तो वहां चुनौतियां बहुत सारी हो जाती हैं। आपने कुछ गिनाई, उसके अलावा और भी कई सारी ऐसी चुनौतियां हैं उन फ्रंट्स पर जिनको आप हर रोज सरकार को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में झेलना पड़ेगा, समाधान निकालने पड़ेंगे। हम अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या चुनौतियां हैं, अदर देन राजनीतिक, अदर देन पॉलिटिकल चुनौती, उस पे आपके साथ अलग से बैठेंगे, एक चर्चा उस पे भी हम लगाएंगे। फिलहाल विशाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, न्यूज व्यूज पे आपने देखा खबरें और खबरों की एनालिसिस। आप इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।
आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।